चलो जी ध्यान दो, ऑल्दो एनालिसिस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि हमने सेक्शन को बहुत ज्यादा तमीज से पढ़ लिया, लेकिन स्टिल रिपीटिशंस होंगी, कुछ एक दो प्लस माइनस वाली चीजें नई भी पता लगेंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नया नहीं है इसके अंदर। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1.5 करोड़ की लिमिट है, हमने अभी तक क्या देखा कि 1.5 CR की हमने देख लिया कि भैया जनरली लिमिट है जो सबसेक्शन 1 कहता है, लेकिन कंडीशन है उसके अंदर जो कि वहां नहीं बताई गई, वो आपको अलग से बताया गया, जिसके अंदर कहा गया कि भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे कितने, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर 8 ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट बताए गए हैं जहां पे कहा जा रहा है कि इनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 CR नहीं है, वो कितनी है 75 लाख। ये चीज हमने ऊपर नहीं पढ़ी, हमने ऊपर क्या पढ़ा, 50 लाख थी उसको बढ़ा के सीधा सीधा कितना कर दिया 1.5 CR कर दिया, लेकिन जब किया गया तो जब जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया तो उन्होंने कहा कि भैया 1.5 करोड़ कर दो, सभी के लिए कर दो, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऐसे हैं 8, 11 के 11 नहीं, उनमें से 8 ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट निकाले गए जिनके लिए लिमिट कितनी की गई 75 लाख की गई, 1.5 CR नहीं की गई है। तो इस टाइप से कुछ प्लस माइनस वाली चीजें होंगी अलग जो आपको पढ़ने को मिलेगी, साथ ही में जो सेक्शन हमने पढ़ा वो अच्छे से क्लियर और याद हो जाएगा जब हम एनालिसिस को रीड मार लेंगे। ठीक है, तो फटाफट पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट रखेंगे ताकि आपको टाइम कम वेस्ट हो। देखो जी, द कंपोजिशन लैबिनेशन, और यहां से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको वैसे ढूंढना पड़ेगा, कुछ हाईलाइटेड एरिया है, जो हाईलाइटेड एरिया है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उतनी बातें अपनी मेमोरी में चिपका लोगे तो वो काफी हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा था, कंपोजिशन लेवी इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन्ड फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर इज अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। कह रहा है जो प्रिस्क्राइब किया गया उतनी लिमिट होगी, तो हमें पता है कितनी लिमिट है, कितनी है 1.5 CR, एक नई अभी सुनी 75 लाख, और तीसरी आपको पता है 50 लाख सर्विस प्रोवाइडर वाली। आगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो ये आपका थ्योरी का आंसर है कि भैया क्या ऑब्जेक्टिव है कंपोजिशन स्कीम का, सिंप्लिसिटी, और दूसरा कि कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करना, क्योंकि बेचारे छोटे मोटे व्यापारी है, कहां सारी चीजें संभाल पाएंगे। Initially the scheme was designed to benefit the small traders, manufacturer and restaurant service provider। आपने यही देखा ना कि भैया इनिशियली इस स्कीम को किसके लिए बनाया गया था, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं क्लॉज C सबसेक्शन 1 का, मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं क्लॉज A सबसेक्शन 1 का, एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर क्लॉज B सबसेक्शन 1 का, जिसको हमने कहां से उठाया, शेड्यूल 2 के पैरा 6 के क्लॉज B से। आज कम से कम आज वाली क्लास में 10 बार बोल चुका हूं, तब भी नहीं याद होगा तो गलत बात। So the scheme was fundamentally for the supplier of goods and only for restaurant service provider। मतलब जो स्कीम बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, गुड्स के लिए बनाया गया था, और सर्विसेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए। However, कैसा रहा, नहीं रहा, इसके अंदर बदलाव कर दिए गए। क्या लाया गया, सबसेक्शन 2A, क्या लाया गया, सबसेक्शन 2A। However, subsequently suppliers availing composition scheme were permitted to supply other services also, तो ओनली अप टू स्मॉल स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब कि पहला चीज क्या किया गया कि भैया जो ये लोग हैं इनको कहा गया कि भाई थोड़ा बहुत तुम सर्विसेज भी दे सकते हो, जहां पे कंडीशन कौन सी आई थी, 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो इनको कहा गया थोड़ी बहुत सर्विस दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द स्कीम इज कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट हेयरइन आफ्टर टू अ कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। ठीक है सर, अंडर दिस स्कीम सप्लायर ऑफ गुड्स हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट द कंसेशनल रेट ऑफ 1%। क्या स्कीम है, 1% दे सकते हैं, जिसमें CGST प्लस SGST होगा। ऑफ द टर्नओवर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या कहा गया भैया, ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट 5% CGST प्लस SGST ऑफ द टर्नओवर। ठीक है, आपको 3 रेट याद करने की जरूरत है क्या, हाँ, अगर लॉ की लैंग्वेज लिखनी होगी तो 3 रेट याद करने पड़ेंगे। जब आप ये लिखोगे नॉट एक्सीडिंग, जहां आप हायर लिमिट बताओगे तो वहां पे क्या बोलोगे, मैन्युफैक्चरर के लिए कितना, 1%, इसको आप क्या बोल सकते हो, टोटलिटी में 2%, अगर उसे 1% को टोटल बोले, टोटल टैक्स कितना पड़ेगा, 2%। मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5%, टोटल टैक्स कितना पड़ेगा, 5%, ये हायर लिमिट है। और अदर्स का मतलब ट्रेडर्स के लिए कितना पड़ेगा, 1%, टोटल में आधा आधा है तो 1% हो जाएगा। ठीक है ना, पर जो वो 2% है मैन्युफैक्चरर वाला, उसको भी करंटली कितना किया हुआ है, 1%, टोटल कितना किया हुआ है, 1%। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर भाई भाई हो गए, दोनों का 1% ही तो हो गया। तो रियलिटी में आपको क्या करना है, अगर रियलिटी का याद करना हो कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए कितना, 1% टोटल, 1% टोटल, और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितना, 5% टोटल। ये प्रैक्टिकल जो चल रहा है आजकल। अच्छा जी, ऑप्शन टू पे एट द रेट 5% CGST प्लस SGST UTGST ऑफ द टर्नओवर, स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू
1.5 CR are eligible to pay tax at these rates in the current financial year up to an aggregate turnover of 1.5 CR. ये बहुत प्यारी लाइन बोली है इसने, ये बहुत प्यारी लाइन है। क्या कह रहा है कि भैया स्मॉल टैक्स पेयर जिसका पिछले साल 1.5 CR का टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर, वो इस साल कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। कब तक? जब तक उसका टर्नओवर कितना रहेगा? 1.5 CR। लैंग्वेज पढ़ो, बहुत प्यारी लैंग्वेज है ये, आपको एग्जाम में लिखने के लिए, मतलब सिंपल लॉ की लैंग्वेज नहीं है, बट ऐसी लैंग्वेज आप लिखोगे तो शाइन आएगी। स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 CR। अभी किसकी बात कर रहा है? पिछले साल की, कि पिछले साल में उसका टर्नओवर कितना था? 1.5 CR। आर एलिजिबल टू पे टैक्स एट दीज रेट्स, कह रहा है इस रेट को फॉलो करते हुए टैक्स पे कर सकता है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। कब तक? अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 CR। अच्छी है। However, a person engaged exclusively in supply of services other than restaurant service is not eligible for composition scheme stipulated under subsection 1 and 2। देखो बहुत शातिर से इसने लाइन लिखी। क्या कह रहा है कि लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता। कैसा है? कैसा है? क्या नहीं मिलता? सबसेक्शन 2A क्या कहता है? मिलता है। तो मिलता है कि नहीं मिलता? अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये तो मना कर रहा है। ये ध्यान दो आगे क्या कह रहा है कि भैया नहीं मिलता। However, a person engaged exclusively in supply of services other than restaurant service is not eligible for the composition scheme। अगर इतना लिख देगा तो लाइन गलत है, लेकिन इसका क्या लिखा? स्टिपुलेटेड अंडर सबसेक्शन 1 and 2। 1 और 2 के हिसाब से नहीं मिलता। 2A आएगा वो देगा, पर 1 और 2 के हिसाब से नहीं मिलता। ठीक है, आगे। In order to provide benefit of composition scheme to a person engaged in supply of service other than restaurant service whose aggregate turnover in the preceding financial year कितना? 50 लाख। ये हाईलाइटेड एरिया को जोर से बोला करो। ये जब मैं बोलता हूं ना कितना, तो वो आपको जोर से बोलना होता, तभी वो याद होगा। ठीक है, जो बेसिक रफ एरिया है वो तो मैं पढ़ ही रहा हूं तेजी से, लेकिन जो हाईलाइटेड एरिया उसको स्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या है? उसको बोलो लाउड से थोड़ा, तो मतलब है कि आप उसको याद भी कर रहे हो साथ में। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर कंपोजिशन स्कीम टू अ पर्सन एंगेज्ड इन, इधर देखो, तुम इधर देखो, हाइलाइटेड वाले को चिल्लाना है। ठीक है, हाइलाइटेड वाले को तेज से बोलना है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम टू पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज, पिछले साल में कितना है? अप टू 50 लाख। आ स्कीम टू पे टैक्स एट द रेट कितना? 6%। 3% हायर कहा गया था और वही चल रहा है 6%, जिसमें सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी भी होगा। ऑफ द टर्नओवर वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कब से ये स्कीम शुरू हुई है? 1 अप्रैल 2019 से। एक डेट अभी और आएगी इसी पैराग्राफ के अंदर, उसको भी ध्यान देना। वाइड नोटिफिकेशन दिस जो कि 7 मार्च 2019 को आया, उन्होंने कहा भैया 1 अप्रैल 2019 से जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और 6% का टैक्स देके चलेंगे। आगे देखो, a mixed supplier who is primarily engaged in supply of services other than restaurant service along with marginal supply of goods। क्या बोल रहे हैं? कह रहा भैया एक मिक्स सप्लायर है जो कि ज्यादातर तो किसमें इंगेज्ड है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर, लेकिन साथ ही में वो गुड्स भी सप्लाई करता है। वो मिक्स हो गया ना, गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। वो क्या करे? could also avail the benefit of this scheme with effect from 1/1/2020। नई डेट है 1 जनवरी 2020 से। the provision of this scheme have been incorporated in subsection 2A of section 10 while the finance act this it is important to note that this notification has not yet been rescinded and still operational। ये नोटिफिकेशन कौन सी वाली कह रहा है? ये वाली जो यहां पर नोटिफिकेशन बात हुई, कह रहा है ये भी अभी तक चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मोटा मोटा मतलब क्या है? जब आपने 2A पढ़ा तो 2A में क्या कहा गया कि वो सारे लोग जो कि सबसेक्शन 1 और 2 के कारण मारे हुए हैं और उनकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो वो लोग 2A के बेनिफिट लेते हुए कंपोजिशन ले सकते हैं, 6% के अंदर आ सकते हैं। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि भैया ट्रेडर वहां आ गया था, मैन्युफैक्चरर वहां आ गया था, रेस्टोरेंट वाला आ गया था, उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो 2A का बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है, अब इसने एडिशनल किसकी बात करी कि भैया अगर मिक्स्ड सप्लायर होगा उसका क्या होगा? ए में तो नहीं कहा गया। ए में क्या कहा गया था कि भैया तुम गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन कितना? सिर्फ 10%, सिर्फ 10% या फिर 5 लाख whichever is higher। लेकिन वो मिक्स सप्लायर तो नहीं हुआ ना, वो तो बहुत छोटा पार्ट हो गया। लेकिन अगर कोई मिक्स है, 50-50 काम करता है, ये सप्लाई ज्यादा करता है, सर्विसेज कम करता है, तो उस केस में क्या होगा? तो उसके लिए दोबारा इसके अंदर चेंजेस लाएगा और कहा गया कि 1 जनवरी 2020 से क्या होगा कि मिक्स सप्लायर भी ये 2A का बेनिफिट ले सकता है। 2A का मतलब कि 6% देके वो काम कर सकता है।
ठीक है, तो सिर्फ ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, 6% का रूल सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए तो है ही है, साथ में अगर कोई मिक्स सप्लायर है, मिक्स सप्लायर का मतलब वो गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है, वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है इस स्कीम का। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा पैराग्राफ था। नाउ आगे बढ़ो। एसेंशियली द कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 2A इज फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि सैलून, टेलर, etc. This scheme provides an option to such supplier to pay tax कितना @6% of the turnover in the current financial year up to कहां तक? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 लाख, 50 लाख तक में आप 6% का टैक्स देके मुक्ति पा सकते हो। सप्लायर्स ऑप्टिंग for composition scheme need not to worry about classification of their goods or services or both the rate of GST applicable on their goods or services etc. मतलब क्या हुआ कि भैया जो कंपोजिशन स्कीम में होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करना पड़ता है, HSN देखना पड़ता है, SSC देखना पड़ता है, फिर उसके बाद पता लगता है कि उसका रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किसको करनी पड़ती है? नॉर्मल वाले बंदे को, इसको कोई मेहनत नहीं करनी। कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ टैक्स पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अपना रेट ऑफ टैक्स अलग से पता है, 6% देना है, 6% देना है। मैं क्यों करने जाऊं क्लासिफिकेशन कौन सी गुड्स से कौन सी सर्विस है, क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर हूं, तो आराम हो गया, सिंपलिसिटी हो गई, पहला बेनिफिट। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस। हमने पीछे देखा था कि भैया ये इनवॉइस तो रेज करेंगे लेकिन टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेंगे, मतलब क्या होगा, उसमें टैक्स के पर्टिकुलर्स अलग से मेंशन नहीं होगा, बट सिंपली नीड्स टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। ये याद रखना आपको कि कंपोजिशन स्कीम वाले को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना होता, क्या इशू करना होता है? बिल ऑफ सप्लाई। इसके बारे में डीपली चर्चा कहां होगी? जब हम इनवॉइस वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आगे, wherein no tax will be charged from the recipient। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर आप रिसिपिएंट से कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करोगे, आपको ऑल इंक्लूसिव पैसा ले लेना है और उसके ऊपर अपना 6%, 5%, 1% जो भी है वो आपको जमा कर देना है। An eligible person opting to pay tax under composition scheme shall, instead of paying tax on every invoice at the specified rate, pay tax at the prescribed percentage of his turnover every quarter। ये अगला बेनिफिट आया कि भैया हर एक इनवॉइस के ऊपर टैक्स निकालो और फिर उसको जमा करो, इतनी आपको लफड़े पे नहीं पड़ना। आपको क्या करना है, पूरे क्वार्टर में जितना भी आपका टर्नओवर निकल के आया उसके ऊपर जो भी प्रिस्क्राइब परसेंटेज है, या तो वो 1 होगा, या तो वो 5% होगा, या तो वो 6% होगा, जो भी है वो कैलकुलेट करो और जमा कर दो। वो भी क्वार्टरली करना है, हर महीने करने की जरूरत नहीं है, तो आराम हो गया। आगे, एट द एंड ऑफ क्वार्टर ही वुड पे द टैक्स विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये चीज भी आपने पढ़ी थी भैया, आईटीसी को मिलेगा ही नहीं, तो मतलब जितना भी क्वार्टर का आपका टर्नओवर आया क्वार्टर एंड के बाद, उसके ऊपर सीधा सीधा अपना परसेंटेज कैलकुलेट करो और जमा कर दो, माइनस करने का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली बाय द कंपोजिशन सप्लायर। कह रहा है रिटर्न जो आपको फाइल करना होगा, कैसे फाइल करना है? सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार, हर 3 महीने में टैक्स दे दो, साल के अंत में एक बार एक रिटर्न फाइल कर दो, जयराम जी, और कोई मेहनत ही नहीं करनी आप, ठीक है। बट नॉर्मली में ज्यादा मेहनत होती है, उसको हर महीने टैक्स पे करना पड़ता है, नॉर्मल स्कीम कहीं ना कहीं आराम हो गया। कैलकुलेट करना पड़ता है कितना आउटवर्ड टैक्स है, कितना इनपुट टैक्स है, उसको लेस करो, फिर निकालो कितना पे करना है, तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, या वो झंझट भी नहीं है। पूरे क्वार्टर में जोड़ लो कितना बेचा, उसके ऊपर अपना परसेंटेज लगाओ और जरा, ठीक। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज कंपल्सरी फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑब्वियस ही बात है यार, ये तो बिल्कुल बच्चों ने लिखी ना, तो भैया अगर कंपोजिशन स्कीम लेना होगा तो कैसे लोगे? रजिस्ट्रेशन करवा के ही लोगे। वही कह रहा है रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो। आगे बढ़ो। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपोजिशन लेवी आर कंटेन्ड इन सेक्शन 10। यहां मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, मतलब ये रिपीटेड चल रहा है, बस पढ़ के खत्म कर रहे हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन स्कीम आर कंटेन्ड इन Section 10 of the CGST Act 2017 and Chapter 2 Composition Levy of the Central Goods and Service Tax CGST Rules 2017. The said rules have been incorporated in the discussion in the following paras at the relevant places. As seen above, Section 10 stipulates 2 types of composition scheme. 2 टाइप की बताई इसने। पहला क्या बताया? Composition scheme provided under Section 10(1) and 2। मतलब इसके अंदर किसकी बात हो रही थी? गुड्स की। साथ ही में किसकी? रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट सर्विस भी इसके अंदर इंक्लूड है, इन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ गुड्स नहीं है, बट मोटा मोटा पोर्शन जो है किसका है? गुड्स का है। उसके बाद सेक्शन 2A आया, ये किसकी बात करने आया? ये किसकी बात करने आया? सर्विसेज की, या फिर आपने एक पीछे पढ़ा मिक्स्ड सप्लायर की, इसको इसने बेनिफिट दिया। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 10 2 पार्ट में क्लासिफाई हो गया। 10(1) और 2 जो है वो एक की बात कर रहा है, और 10(2A) जो है वो सर्विसेज की बात कर रहा है। नाउ
टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। इन सभी को मिला के आपको एक टर्नओवर की लिमिट यहां पे समझनी है कि कुल मिला के टर्नओवर की लिमिट क्या है। तो टर्नओवर की लिमिट आपने क्या देखी 1.5 CR किस केस में? गुड्स के केस में। किस केस में? गुड्स के केस में। और सर्विसेज के केस में क्या देखा आपने? 50 लाख। तो टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स सेक्शन 10(1) ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स दैट टर्नओवर लिमिट of rupees 50 lakh in the preceding financial year for becoming eligible for composition levy of the goods। ये कहा एक्ट में लिखा गया था। However, proviso to section 10 subsection 1 empowers करता है किसको? गवर्नमेंट को, कि लिमिट कर सकती है वो इंक्रीज 50 लाख से कहां तक ले जा सकती है? 1.5 CR से। इन व्यू ऑफ द सेड पावर, कह रहा है भैया पावर देख ली उन्होंने, उनको पावर यूज कर लिया उन्होंने। In view of the said power, the government to increase the turnover limit for composition levy as granted by first proviso to section 10 subsection 1, the turnover limit for the composition levy of the goods has been increased from 50 lakh rupees to 1.5 CR while notification number 14/2019 dated 7 मार्च 2019 एप्लीकेबल कब से हो गया था? 7 मार्च को नोटिफिकेशन आया। एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2019 से। 1 अप्रैल 2019 से। However, the said notification further stipulates that the turnover limit for composition levy of goods shall be, ये नई चीज आई। क्या कह रहा है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ इतनी बातें नहीं लिखी थी कि 1.5 CR कर दिया, हमने ये भी लिखा था कि भैया टर्नओवर लिमिट जो होगा वो कितना होगा? 75 लाख होगा। किसके लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नेमली, मतलब कि 11 में से इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितनी लिमिट की गई थी? 50 लाख से बढ़ा के सिर्फ 75 लाख। और इन 8 के अलावा बाकी सबके लिए कितनी गई थी? 50 लाख से बढ़ा के 1.5 CR। ठीक, कौन से 8 स्टेट्स हैं? इनके नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये आपको याद रखने। ऐसा कह लो कि आपको 11 याद रखने होते हैं और 11 याद होंगे तो फिर बीच की बातें आपको अपने आप याद रहेंगी। अच्छा, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 की बात नहीं की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन 3 की लिमिट कितनी होगी? 1.5 CR। उन 8 के लिए सिर्फ कितना है? 75 लाख। और बाकी ये 3 हो या इसके अलावा और भी कोई स्टेट यूटीज हो, उनके लिए कितना है? 1.5 CR। The turnover will be 1.5 CR only. Thus, if the aggregate turnover of a supplier in a state UT other than special category states is up to 1.5 CR in the preceding financial year, said supplier is eligible for composition scheme for the goods. Further, it is important to note that aggregate turnover is computed on all India basis for a person having same permanent account number। मतलब कि एग्रीगेट टर्नओवर जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, ऐसा नहीं। ऑल ओवर इंडिया में एक पेन के ऊपर कितने रजिस्ट्रेशन है और सभी का कितना टर्नओवर है, कुल मिला के उसका 1.5 CR पार हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो किसी का दिल्ली का टर्नओवर है कितना? 35 लाख। मुंबई में इसका एक रजिस्ट्रेशन है, इसमें टर्नओवर कितना है? 50 लाख। चेन्नई में इसका रजिस्ट्रेशन है, इसका टर्नओवर कितना है? 1 करोड़। तो क्या यहां के लिए कंपोजिशन लेवी मिल सकता है उसको? यहां भी कंपोजिशन मिल सकता है कि यहां भी कंपोजिशन मिल सकता है? कुल मिला के कंपोजिशन मिल पाएगा? अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो वो मिल रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है? पेन वाइज। और कुल मिला के जब पेन वाइज देखेंगे हम तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो टर्नओवर कितना हो जाएगा? 1.585 CR, जो कि 1.5 CR से ज्यादा हो गया। तो क्या उसे किसी भी स्टेट में कंपोजिशन मिल पाएगा? नहीं। वो ऐसा बोले कि जिस स्टेट में ज्यादा उसमें मत दो। तो हमने रूल क्या देखा था कि मिलेगा तो सब में मिलेगा, अदरवाइज किसी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुल मिला के अगर 1.5 CR पार कर जाएगा तो उसके उसको कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ो। ये पिक्चराइज कर दिया गया रंगों के साथ। 75 लाख वाले 8 और उसके अलावा जो बच के सबके लिए 1.5 CR। फर्दर, द ऑप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड शैल लैप्स। ये ऑप्शन जो है ये लैप्स हो जाएगा। कब लैप्स हो जाएगा? जब वो 1.5 CR करंट ईयर में क्रॉस कर लेगा, या फिर अगर 8 स्टेट की बात करें तो 75 लाख को वो क्रॉस कर लेगा, तो वैसे ही लैप्स हो जाएगा। फर्दर, द ऑप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds the threshold limit। exceed the threshold limit। अब threshold उसकी चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो 1.5 CR वाली हो, चाहे वो 75 लाख वाली हो, चाहे वो 50 लाख वाली हो, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके ऊपर एप्लीकेबल, अगर वो क्रॉस हो गई तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है वो लैप्स हो जाएगा। ओके, ये बात कहां लिखी है? ये लिखी है हमारे सेक्शन
10 के सबसेक्शन 3 के अंदर। ये बात हमने पीछे पढ़ी थी, तो ये कहां लिखी हुई है, सेक्शन 10 के सबसेक्शन 3 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी जरूरी है, विद सेक्शन विद सबसेक्शन। नाउ एग्जांपल देखो जी क्या कह रहा है, हमने गुड्स का देखा है भी, गुड्स के ऊपर एग्जांपल आ रहा है, कह रहा अ शूज डीलर पृथ्वीराज हैज ऑफिसेज इन महाराष्ट्र एंड गोवा, ही मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बोथ दीज ऑफिसेज। हर जगह से क्या करता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है, इंटर स्टेट नहीं करता। अच्छा बच्चा है। In order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of the compulsion scheme for goods, turnover of both the offices would be taken into account, and if the same does not exceed, अगर कह रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद भी अगर 1.5 CR से ज्यादा नहीं होगा, तो उस केस में पृथ्वीराज कैन ऑप्ट टू अवेल द कंपल्शन लेवी स्कीम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन। अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन कहां लिखी हुई है, सबसेक्शन 2 के अंदर। देखा था ना आपने, बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई थी, तो वो सारी कंडीशंस को भी फुलफिल उसको करना पड़ेगा फॉर गुड्स फॉर बोथ दी ऑफिसेस, दोनों ऑफिसेस के लिए। नाउ बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज के केस में क्या लिमिट है जी, 50 लाख। कहां में, कौन सा सबसेक्शन कह रहा है सब, सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 2A, सेक्शन 10 तो है ही है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A provides that turnover limit of ₹50 lakh in the preceding financial year for becoming eligible for compulsion levy for services। ठीक है सर, एग्जांपल देखो, अ हेयर स्टाइलिस्ट जिसका नाम क्या है, बिल्लू बार्बर, हैज ए सैलून इन दिल्ली एंड हरियाणा, दो जगह पे है, मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज। In order to determine whether Billu is eligible to avail benefit of the compulsion scheme, क्या करना पड़ेगा, turnover of both the salons would be taken into account, and if the same does not exceed 50 lakh, अगर दोनों को जोड़ने के वाली 50 लाख पार नहीं होता, तो उस केस में बिल्लू कैन ऑप्ट टू अवेल दी कंपल्शन लेवी स्कीम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर बोथ दी सैलून्स। नॉर्मल सी बात। चलिए आगे, फर्दर द ऑप्शन कब लैप्स हो जाएगा, ऑप्शन फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपल्शन स्कीम फॉर अ सर्विस शैल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन व्हिच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹50 लाख। कहां लिखी है बातें, सबसेक्शन 3 में। लैप्स वाली बात कहां लिखी है, सबसेक्शन 3 में, कि भैया जैसे तुम्हारा जो भी प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट है वो जैसे क्रॉस हो जाएगा, आपका जो कंपल्शन स्कीम का बेनिफिट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है, सबसेक्शन 3। नाउ अब लोग फिर समराइज करेगा यार, एक ही बात है, देखो कितनी बार पढ़ा रहा है आप, पहले सेक्शन में पढ़ाया तब आपको याद हो गया, फिर एनालिसिस में पढ़ाया फिर से आपको याद हो गया, अब वो कह रहा है समरी में बता देते हैं फिर से, कुल मिला के समझो बेटा मतलब क्या है। ठीक है, अब अभी भी याद ना हो तो क्या है, टू समराइज अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपल्शन स्कीम फॉर गुड शुड हैव अ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू कितना, 1.5 CR। 75 लाख कब होगा, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड ही कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ सेड स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखना है हमेशा, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि भैया करंट में तुम्हें कंपल्शन मिलेगा नहीं मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, पिछला साल। इस साल में आपको कंपल्शन मिलेगा नहीं मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, पिछला साल के पिछले साल में आपकी टर्नओवर की लिमिट क्या थी, एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, अगर वो आपके थ्रेशोल्ड के अंदर आता है तो इस साल में आपको कंपल्शन मिल जाएगा। और इस साल में वो कब तक कंपल्शन मिलता रहेगा, जब तक आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर देते। अगर इस साल में ही आपने उस थ्रेशोल्ड को पार कर दिया तो कंपल्शन गया। ठीक है, और इस साल अगर कंपल्शन चला गया तो अगले साल मिलेगा क्या, मतलब ही नहीं मिलता, क्योंकि अगले साल फिर क्या देखोगे, पिछला साल, और पिछले साल का आप लिमिट पार कर चुके थे, तो अगले साल मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके जी, ये बात लिखी है। सिमिलरली अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपल्शन स्कीम फॉर सर्विस शुड हैव एन एग्रीगेट टर्नओवर कितना, 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ही कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ सेड स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर टिल द टाइम हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 लाख। चलिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज अपरेंट दैट द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बार बार आ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर जो है, ये बार बार आ रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है कि भैया इसको समझना जरूरी है डिटेल में। अब एग्रीगेट टर्नओवर आपने क्या समझा हुआ है बताओ, एग्रीगेट टर्नओवर आपने क्या समझा हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर कहां पे आया आपका, सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर इसमें डिफाइन किया एग्रीगेट टर्नओवर को। उसके अंदर उसने 4 बातें बताई थी, कौन कौन सी, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाईज और एग्जेप्ट सप्लाईज, इन चारों को जोड़ के हम टर्नओवर कहते हैं। लेकिन आपका जो सेक्शन है वो क्या कह रहा है कि चारों को जोड़ो लेकिन एक एग्जेप्ट को नहीं जोड़ना, कौन सा वाला,
एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस वाला, उसको आपको नहीं जोड़ना है, बाकी आप चारों को जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? देखो सर, एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन लेवी सेक्शन 2 क्लॉज 6 रेड विद एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10। मतलब क्या हुआ कि हम पहले इस सेक्शन को समझेंगे, ये बताएगा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, लेकिन ये तो कुछ अलग बता रहा है, और जो आपका एक्सप्लेनेशन 1 है सेक्शन 10 का, ये अलग बता रहा है। तो मतलब इसको पढ़ना है साथ में ध्यान रखते हुए एक्सप्लेनेशन 1 को, क्योंकि एट दैट बात तो उसी की मानी जाएगी। देखो जी, the definition of aggregate turnover as contained in section 2 clause 6 of the CGST Act is analyzed as follows. The aggregate turnover is the sum of value of all outward supplies falling in the following 4 categories. कह रहा है इन चारों कैटेगरीज के जितने भी आउटवर्ड सप्लाई होते हैं सभी को जोड़ देते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और चौथा क्या है आपका इंटरस्टेट सप्लाई, याद रहेगा आगे। बट क्या नहीं जुड़ता, एक्सक्लूड क्या होता है, तो आपने याद होगा एक्सक्लूड पढ़ा था हमने कि भैया इनवर्ड सप्लाईज जो होती है जिसके अंदर आप टैक्स पे करते हो अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, उसको हम टर्नओवर में नहीं जोड़ते। इसका मतलब क्या है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होगा, परचेज। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, परचेज। अब आपने परचेज किया, लेकिन परचेज किससे किया, अनरजिस्टर्ड डीलर से, मान लो किससे किया, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, लेकिन जो आपका रूल था उस हिसाब से आपको अनरजिस्टर्ड से आप नहीं कर सकते थे, 80-20 वाला याद आ रहा है। तो आपने 75% रजिस्टर से किया है, 25% अनरजिस्टर्ड से किया, तो उस केस में क्या होगा, 5% के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन ये क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है, ये इनवर्ड सप्लाई। आपने परचेज किया, आरसीएम का रूल था, इस वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये आपका सेल नहीं है, ये टर्नओवर नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड यहां पे करते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करके चलते हैं। अगला, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर जीएसटी लॉ, ये भी आपका नहीं जुड़ जाता। इसका एग्जांपल देखा था आपने कि भैया हम टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इक्वल टू व्हाट, इनवॉइस वैल्यू, तो हमें क्या लेना है, हमें टैक्सेबल वैल्यू लेना होता है, ये इनवॉइस वैल्यू नहीं लेना होता। तो इनवॉइस वैल्यू नहीं लेना, इसका मतलब क्या है कि हमें टैक्स को नहीं जोड़ना होता। जब हम टर्नओवर निकालते हैं तो हम कहते हैं अगर मैंने 100 रुपए का माल बेचा है, 18 रुपए का टैक्स कमाया है, तो कुल मिला के 118 हो गया, लेकिन 118 के अंदर मेरा टर्नओवर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 100, 18 तो गवर्नमेंट का है, तो ये मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। ठीक है सर, ये बात कहां लिखी थी, आपके डेफिनेशन के अंदर, एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन के अंदर। इट इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर अ पर्सन हैविंग सेम पेन। ये चीज क्लियर है कि भैया हमेशा जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, एक पेन पे कैलकुलेट किया जाएगा, एक पेन पे ऑल इंडिया बेसिस पे कितना उसका टर्नओवर है, वो सभी को जोड़ के हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, टू सेक्शन 10 क्लैरिफाइज दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन एग्रीगेट टर्नओवर। अब ये कह रहा है कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर अगर मैं सेक्शन 10 के हिसाब से बताऊं तो उसका मतलब क्या होता है, बताओ जी क्या होता है। इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम अप्रैल 1 से लेके फाइनेंशियल ईयर का तब तक जब तक उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, उस पीरियड तक का टर्नओवर भी जुड़ेगा। साथ ही में एक्सक्लूड हो जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। कौन से वाले सारे हो जाएंगे क्या, सारे एग्जेम्प्ट को हम एक्सक्लूड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 6 कहता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई जुड़ेगा, ये कह रहा है नहीं जुड़ेगा। तो कौन सा नहीं जुड़ेगा, क्या सभी को नहीं जोड़ेंगे, नहीं, सिर्फ एक वाले को। कौन सा, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांस है, जिसके बदले हमें कंसिडरेशन मिलता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। क्लियर। अब इन दोनों को अगर मिश्रण करें तो एक फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, वो देखना है आपको। तो कह रहा है ऑन कंबाइंड रीडिंग ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कंपोजिशन स्कीम कैन बी डिपिक्टेड इन द डायग्राम एज फॉलो। देखो जी क्या कह रहा है कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, थ्रेशोल्ड लिमिट, चाहे वो 1.5 सीआर की हो, चाहे 75 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो। और ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर का जो मतलब है वो नीचे बताया गया, ये प्लस का साइन है और ये इधर माइनस का साइन है। मतलब प्लस मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी और ये सारी एक्सक्लूड होगी। क्या इंक्लूड होगा, टैक्सेबल सप्लाई जुड़ेगा, एग्जाम सप्लाई जुड़ेगा, एक्सपोर्ट्स भी जुड़ेगा और इंटर स्टेट सप्लाई भी जुड़ेगा। इन दोनों के ऊपर देखो स्टार मार्क है, बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी, बहुत ज्ञान की बात कह रहा है। स्टार मार्क का मतलब क्या हुआ कि क्या आप कंपोजिशन के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। कंपोजिशन में क्या कहा गया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कौन सी सप्लाई करनी है, इंटरस्टेट सप्लाई करनी है। क्या कंपोजिशन में आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो, वो भी मना कर दिया गया। तो फिर इसको लिखा क्यों जा रहा है, इसको इसलिए लिखा जा रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपको जब पिछले साल का निकालना होगा
तो पिछले साल में हो सकता है आपने एक्सपोर्ट कराओ, इंटरेस्ट सप्लाई कराओ, क्योंकि पिछले साल तो कंपोजिशन था नहीं। तो अगर हम प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का मतलब एक्सपोर्ट और इंटरेस्ट सप्लाई को जोड़ेंगे अगर होगा तो। और करंट ईयर में तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि करंट ईयर तो आपका कंपोजिशन में चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पिछले साल में आपका वो 1.5 CR के अंदर था। और करंट ईयर में अगर आपका कंपोजिशन चल रहा होगा तो उसके अंदर अलाउड ही नहीं है एक्सपोर्ट करना या फिर इंटरेस्ट सप्लाई करना। हरी बात समझ में? तो एग्रीगेट टर्नओवर मुझे करंट का भी निकालना है और एग्रीगेट टर्नओवर मुझे प्रीसीडिंग का भी निकालना है। प्रीसीडिंग का किसलिए निकालना है कि पिछले साल 1.5 करोड़ से नीचे होगा तभी इस साल मिल पाएगा, और इस साल 1.5 करोड़ एक बार पार कर जाएगा तो लैप्स हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट तो करना है। पिछले साल का जब कैलकुलेट करूंगा तब एक्सपोर्ट को और इंटरेस्ट सप्लाई को लूंगा अगर मैं कंपोजिशन में नहीं था और मैंने इस टाइप की सेल करी हुई है तो। पर करंट ईयर में तो इसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैंने कंपोजिशन ले रखा है तो। क्लियर है? ये स्टार मार्क है आपका। Of a person having the same pen be computed on all India basis, these are included. इसको हम इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड क्या होगा? टैक्सेस। एक्सक्लूड क्या होगा? टैक्सेस, चाहे किसी प्रकार का टैक्स हो या फिर सेस हो। वैल्यू ऑफ इनवॉर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब परचेज अगर आपने किया और आरसीएफ में टैक्स पे किया उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे। और तीसरा एक्सक्लूड क्या आएगा आपका? एग्जेम्प्ट सप्लाई, सिर्फ वो वाला, कौन सा वाला? एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांस है जिसमें कंसिडरेशन मिलता है आपको कैसे? इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट्स के रूप में। क्लियर है? कितनी बार आ गया ये बात आज? काफी बार, 4-5 बार। वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके जब तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो भी आपका इंक्लूड किया जाता है। ये अलग से इन्होंने पिक्चराइज कर दिया। पता है हमें कि भैया जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तब हम 1 अप्रैल से लेकर रजिस्ट्रेशन की डेट तक का जो टर्नओवर होता है उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम टैक्स निकालते हैं तब हम इंक्लूड नहीं करते। नो, स्टार मार्क वाला नोट देखो जी। कह रहा था वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाईज माइट बी रेलेवेंट, हो सकता है रेलेवेंट हो, कब? ओनली व्हेन डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल वाले में ये रेलेवेंट हो सकता है। These values are not relevant for determining the aggregate turnover of the current financial year. करंट में कभी भी relevant नहीं होगा। In which the composition supplier has opted for composition levy as he is not permitted to make interstate supplies and export in this said financial year, क्योंकि उसको उसकी परमिशन नहीं है। आलिस वाले यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। आगे बताओ। Rates of tax under composition scheme, बताओ जी कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर क्या रेट ऑफ टैक्स है? तो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में भी इसकी बातें लिखी हुई हैं और 2A में भी इसकी बातें लिखी हुई हैं। 2A में किसकी बात करा? सर्विस प्रोवाइडर वालों की, और बाकी लोगों की बात किसमें की गई है? सबसेक्शन 1 के अंदर। तो रूल 7 है साथ ही में, जो कि प्रिस्क्राइब करता है आपको रेट ऑफ टैक्स जिसके अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, तो गुड्स के अंदर क्या है? अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स शैल पे टैक्स कैलकुलेटेड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, जो कि नीचे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इन लिeu ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर रेगुलर स्कीम। कह रहा है कि रेगुलर स्कीम में जो वो टैक्स पे करता है उसके बदले वो प्रिस्क्राइब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। रेगुलर स्कीम का मतलब क्या हुआ? रेगुलर स्कीम में टैक्स किस सेक्शन और सबसेक्शन में पे किया जाता है? बताओ, पढ़ा दीजिए। रेगुलर स्कीम में टैक्स किस सेक्शन और सबसेक्शन के बदले पे किया जाता है जिसको छोड़ के इंसान कंपोजिशन लेवी स्कीम लेना चाह रहा है? अरे नलायक, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 को छोड़ के वो कह रहा है नहीं जी इसके अकॉर्डिंग टैक्स नहीं दूंगा। ये तो मैंने पीछे भी पढ़ा ना, कई बार आया था, एक्ट के अंदर भी तो आया था कि इन लिeu ऑफ दिस, इसके बदले सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के बदले वो कह रहा है जी मैं सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में आना चाहता हूं या 2A में आना चाहता हूं या जिसमें भी आना चाहता हूं। किसके बदले? 9 और 1। 9 और 1 किसकी बात कर रहा है? रेगुलर स्कीम की। तो भैया तुमने अगर सेल किया तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, बला बला, ये एक्सेप्शन है, ये कंडीशन है, लेकिन तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आरसीएम पे दो चाहे फॉरवर्ड पे दो, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें किसकी की गई? 9 सबसेक्शन 1 में की गई थी ना। फिर रिवर्स चार्ज के ऊपर बातें आई थी सबसेक्शन 3 और 4 के अंदर, लेकिन बेसिक जो इसकी इवैल्यूएशन वाला जो स्टार्टिंग हुई थी कि भैया तुम्हें टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा जो भी सेल करोगे, और टैक्स तुम्हें जमा करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब रेट प्रिस्क्राइब मैनर में। ये सारी बात कहां लिखी हुई थी? सबसेक्शन 1 के अंदर, विच इज रेगुलर स्कीम। और उसके बदले कोई कह रहा है कि मेरा टर्नओवर कम है इसलिए मुझे थोड़ा सस्ता स्कीम दिया जाए, तो उसको कहा जा रहा है तुम सबसेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 या फिर 2A को ऑप्ट कर लो अगर तुम्हारा वो सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो। ठीक है, तो रेगुलर स्कीम क्या है? सेक्शन 9 का सबसेक्शन, दिस इज रेगुलर स्कीम, जिसको वो छोड़ते हुए आना चाह रहा है किसमें? कंपोजिशन लेवी स्कीम।
तो देखो जी पिक्चराइज कर दिया गया बहुत अच्छे तरीके से। क्या मैन्युफैक्चरर होगा तो कितना, आधा परसेंट ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ये आधा परसेंट का मतलब क्या हुआ कि टोटल टैक्स कितना होगा 1%। मैन्युफैक्चरर में देखो कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कह रहा है ये मैन्युफैक्चरर होंगे ना इनको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा? मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो हमने पीछे देखा था। कहां पे लिखी थी बातें? सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा था कि भैया अगर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाइड कर रखे हैं गुड्स और आप अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अब वो नोटिफाइड गुड्स का एग्जांपल देखो, आइसक्रीम, कह रहा है आइसक्रीम बनाओगे ना कंपोजिशन नहीं मिलेगा। पान मसाला, टोबैको एंड एरेटेड वाटर्स, तो अगर इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है कोई तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ये कौन से गुड्स हैं? ये नोटिफाइड गुड्स हैं, इसको बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। एरेटेड वाटर देखो क्या दिख रहा है आपको बोल्ड में, दैट मींस ये पहले नहीं था, ये अब डाला गया है। तो गवर्नमेंट को जैसा भी लगेगा विद रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल वो इसको प्लस माइनस करती रहेगी। आपको ध्यान रखना है कि भैया नोटिफाइड गुड्स का अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो उसके इसमें उसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ दो चार नाम है वो भी ध्यान रख लेना। आइसक्रीम तो याद रहेगा ही रहेगा, वो तो बोल ही नहीं सकते, और पान मसाला टोबैको वैसे याद रहता है सिन गुड्स के नाम पे। एक नई चीज क्या आई? पानी, जल ही जीवन है, एरेटेड वाटर। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ना अगला कौन सा रेट था? सप्लायर मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ क्लॉज ऑफ शेड्यूल 2। मतलब क्या है? रेफर्ड टू एज रेस्टोरेंट सर्विस इन डिस्कशन अंडर दिस चैप्टर। ये भी याद है कितना परसेंट इसके अंदर? 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी। टोटल में कितना हो जाएगा ये? 5%। लास्ट, any other supplier eligible for composition levy under section 10 of the CGST Act and chapter 2 composition levy of the CGST rules। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ट्रेडर्स की। किसकी बात कर रहा है? ट्रेडर्स की। इसके लिए कितना है? आधा परसेंट ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। कुल मिला के कितना हो जाएगा ये? 1%। सिंपल है, 3 बार पढ़ चुके इस बात को, और कितनी बार पढ़ोगे? आगे देखो जी, फटाफट से इलस्ट्रेशन करेंगे और आज की छुट्टी हो जाएगी आपकी। स्टूडेंट्स may note that while aggregate turnover of a preceding financial year is relevant for the purpose of determining eligibility to avail composition scheme, the tax has to be paid in accordance with the applicable rates on the turnover on turnover of taxable supply as the case may be in particular tax period। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर? एग्जाम्पल बताओगे खुद से? सॉल्यूशन बताना इसका, ठीक है? आंसर देखे बगैर। टैक्स पेयर तोड़ा is a manufacturer who has opted for composition levy for goods। कह रहा है गुड्स के लिए उन्होंने composition levy लिया हुआ है। Having one unit A1 in UP and another unit A2 in MP। एक इनका यूपी में है, एक इनका एमपी में है। Total turnover of 2 units in the last financial year was 115 लाख 115 lakhs 85 lakhs plus 30 lakhs। एक जगह पे 85 lakhs है, दूसरी जगह पे 30 lakhs है। कुल मिलाकर टोटल कितना है? 115 लाख। Turnover of unit 1 and Unit A1 and A2 in the first quarter of the current financial year is 5 lakh and 10 lakh respectively। कह रहा है एक यूनिट में 5 लाख, दूसरे यूनिट में 10 लाख करंट में, और जो 115 लाख है वो कब का है? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर से क्या पता लगेगा कि इसको करंट ईयर में कंपोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो करंट ईयर का जो भी उसका टर्नओवर होगा, एग्रीगेट टर्नओवर, उसके बेसिस पे क्या निकाला जाएगा? टैक्स। ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट payable under composition levy under section 10 subsection 1 and section 10 subsection 2 of the CGST Act 2017 by तोलाराम। नीचे आंसर ही चल रहा होगा, क्वेश्चन तो बचा नहीं मेरे ख्याल से। हाँ जी बताओ, क्या कंपोजिशन लेवी मिलेगा? देखो पहले आपको सवाल आएगा तो पहले क्या खोलना है? पिछला साल। पिछला साल खोलोगे, बोलोगे भैया 85 लाख एक में था, 30 लाख एक में था, कुल मिला के कितना था? 115 लाख। ठीक है, क्या कंपोजिशन मिलेगा या नहीं? यस और नो। क्या देखेंगे हम? गुड्स है, गुड्स का मतलब 1.5 लाख 1.5 सीआर सॉरी 1.5 सीआर। फिर क्या देखोगे? सिर्फ 1.5 सीआर देखोगे या 75 लाख भी देखोगे? 75 लाख भी देखना पड़ेगा, गुड्स में तो वो भी था, लेकिन कहां पे? 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यूपी और एमपी की बात कर रहा है। ये क्या उसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मतलब यहां पे कौन सा रेट लगेगा आपका? 1.5 सीआर वाला। ये 115 लाख में, तो ऑब्वियस बात है कंपोजिशन इसको मिल जाएगा। फिर आप आओगे किसमें? करंट ईयर में। करंट ईयर में क्या देखोगे
कि भैया इसकी एक सेल कितनी है 5 लाख, एक सेल कितनी है 10 लाख, तो कुल मिलाकर इसकी सेल कितनी है, तो यूपी में इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर आधा %, ये टोटल कह लो 1% एक ही बात है, कितना आएगा 5,000, और 10 लाख के ऊपर ये यूपी में जमा करेगा, ये एमपी में जमा करेगा, कुल मिला के कितना जमा करेगा, सवाल था ये, सवाल कहते हैं इसे। देखो जी, यूनिट A1 A2, लोकेशन यूपी एमपी, टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 85 30 115, करंट में कितना है 5 10 15, 5 के ऊपर टैक्स निकाला 5,000, 10 पे निकाला 10,000, टोटल आके 15,000, बात खत्म। इन्होंने ज्यादा बात बताई नहीं, कंप्यूटर मिलेगा नहीं मिलेगा बताया नहीं, आपको वो भी चेक करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दी, पर आपको पूरा इवैल्यूएट करते हुए बताना है, लैंग्वेज का यूज उसमें करना है जब आप आंसर लिखोगे। तो इन्होंने बस टेबल में चिपका दिया, ये कैलकुलेशन समझाना चाह रहे हैं, बट आपको पहले सारी चीजें और भी देखनी पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा तो क्या देखोगे पहले कि गुड्स के ऊपर रेट कौन सा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल है या नहीं है, स्टेट का ध्यान रखते हुए, क्योंकि 1.5 CR की एलिजिबिलिटी देखनी है या 75 लाख की एलिजिबिलिटी देखनी है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जब एलिजिबिलिटी आ जाएगी फिर करंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट, ठीक है। चलो जी, दूसरा सवाल बताएंगे आप। टैक्सपेयर Balaram is a trader who has opted for composition levy for goods for both taxable and exempted goods। कह रहा है कंपोजिशन लेवी लिया हुआ है, ये दोनों काम करते हैं, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्टेड भी। इट हैज वन रिटेल शोरूम, A1 पंजाब में है और दूसरा रिटेल शोरूम A2 है जो राजस्थान में है, बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स। कह रहा है टैक्सेबल बेचते हैं और एग्जेम्प्टेड भी बेचते हैं मिलकर। टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑफ 2 शोरूम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 115 लाख, 85 लाख प्लस 30 लाख। कह रहा है कुल मिला के कितना है इनका 115 लाख है, जिसके अंदर इन्होंने टैक्सेबल भी जोड़ा हुआ है और एग्जेम्प्टेड भी जोड़ा हुआ है, और दोनों शोरूम का जोड़ के इनका 115 लाख आ रहा है। टर्नओवर ऑफ शोरूम ऑफ A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कितना हुआ 35 लाख। A1 में कितना है 15 लाख, जिसमें से कि 5 लाख कहां से है टैक्सेबल से, 5 लाख कहां से टैक्सेबल से, तो 10 लाख कहां का होगा एग्जेम्प्टेड का। और दूसरी जगह एंड 10 लाख फ्रॉम एग्जेम्प्टेड गुड्स A2 में 20 लाख है, जिसमें से कि 10 लाख कहां से है टैक्सेबल से और 10 लाख कहां से है एग्जेम्प्टेड से। कंप्यूट करना है आपको अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट बाय Balaram। बताओ जी कितना टैक्स पे करेगा ये। तो पहले क्या बोलोगे, कंपोजिशन लग रहा नहीं लग रहा है, टोटल टर्नओवर कितना है इसका 115 लाख, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, कौन सा टर्नओवर इसमें से हटाना पड़ेगा आपको, एग्जेम्प्ट वाला, एग्जेम्प्ट वाला तो लेंगे नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर में हम एग्जेम्प्ट वाला थोड़ा लेते हैं, अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर में प्रीवियस ईयर में एग्जाम वाला लेते हैं, करंट ईयर में एग्जाम वाला नहीं लेते, ऐसा होता है। एग्जेम्प्ट टर्नओवर को हम एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ते हैं प्रीवियस ईयर में या नहीं जोड़ते, करंट ईयर में जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते, या कभी नहीं जोड़ते या हमेशा जोड़ते हैं, क्या कह रहे हो। एग्जेम्प्ट टर्नओवर जुड़ता नहीं है। अभी एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा क्या लिखी थी, 4 टाइप के सेल जुड़ते हैं, कौन कौन से, इसमें एग्जेम्प्ट था नहीं था, था। कौन सा नहीं जुड़ता, सिर्फ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस वाला, इतनी बार रट लिया उसको, उसकी बात कर रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो एग्जेम्प्ट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ऑल्दो सवाल ही सिंपल है, आपको बताया नहीं 115 में एग्जाम कितना है, अगर आपको हटाना तो भी नहीं हटा पाओगे, तो जोड़ के बता दिया, हटाने के लिए फिगर बताइए नहीं बताई, तो आपको सीधा देखना है 115 लाख जो है ये इंक्लूसिव ऑल है, एग्जाम फीस के तो जुड़ा हुआ है और एग्जाम जोड़ना चाहिए, अगर अलग से दिया होता तो आप जोड़ते, ठीक है। और फिर देखते कि ये 1.5 CR से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1.5 CR क्यों देखेंगे, क्योंकि ये कहां की बात कर रहा है, पंजाब और राजस्थान की, जहां 75 लाख की बात नहीं होती, तो 1.5 CR के नीचे ये आ रहा है, इसका मतलब कंपोजिशन इसको मिल जाएगा। अब कंपोजिशन मिल जाएगा तो देखो इसने एक स्टेट के अंदर कितना सेल किया टैक्सेबल 5 लाख, इसके ऊपर 1% 5,000, और दूसरे के अंदर कितना है टैक्सेबल 10 लाख, इसके ऊपर 1% कितना 10,000, और जो एग्जेम्प्ट है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, टैक्स तो किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ टैक्सेबल वाले गुड्स के ऊपर ही लगेगा, तो वही 5,000 10,000 पिछले क्वेश्चन के जैसा 15,000 का टैक्स इसका बच जाएगा। बस थोड़ा सा एग्जेम्प्ट को घुसा दिया गया है, ऑल्दो टैक्स सेम ही आएगा। पंजाब राजस्थान 85 30 115 हो गया। टैक्सेबल टर्नओवर आपको उठाना है, एग्जेम्प्ट को नहीं उठाना, 5 और 10 और उसके ऊपर टैक्स निकाल देना है, 5,000 और 10,000 टोटल मिला के 15,000, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन
नोट क्या कह रहा है देखो, सप्लायर अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2 have to pay tax at the rate 1% of CGST plus SGST of the turnover of only taxable supply of goods and services in the state. ये नोट लिखा है, ऑब्वियसली आप लिखोगे कि भैया एग्जाम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, किसके ऊपर देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर। अच्छा जी, सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज क्या है, सर्विसेज का रेट कितना है हमारा 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी और आईजीएसटी होगा तो पूरा का पूरा, आईजीएसटी होगा तो पूरा का पूरा 6%, है ना। 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी और आईजीएसटी होगा तो पूरा का पूरा, कंपोजिशन स्कीम में कभी आईजीएसटी होगा, कंपोजिशन स्कीम में आईजीएसटी कभी होगा, इंटरेस्ट सप्लाई करेगा नहीं तो आईजीएसटी होगा नहीं, हमेशा क्या होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, तो हमेशा 3% करके 6% बनेगा, आईजीएसटी आएगा ही नहीं। ठीक है, ये मैंने पीछे भी कई बार बोला था पर आप लोग नहीं जागे थे, अभी खत्म होने को आया इसलिए जगाना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखो सारे फैक्टर्स को, जब कहा गया कि इंटरेस्ट सप्लाई नहीं कर सकता तो आईजीएसटी का सवाल ही नहीं उठेगा। और तो बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने आईजीएसटी कई बार बोला है पर बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं था, इसलिए बोला था कि आपको पता लगे कि आप लोग इसको बोल दिया ऐसा कि नहीं नहीं इंटरेस्ट रेट कहां से आ रहा है, बार बार बोल रहे हो इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट सप्लाई करेगा तो आईजीएसटी कहां से आ जाएगा, और आपने कभी भी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया। कोई बात नहीं, ध्यान रखना लेकिन इसको। तो कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज शैल पे टैक्स एट द रेट 3%, इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 6%, सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी को मिला के ऑफ द टर्नओवर ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब देखो बात ध्यान दो, यहां कह रहा है सर्विसेज, कह रहा है ना रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज सबसेक्शन 2A, ठीक। यहां भी कह रहा है ऑफ द टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों मजे ले रहा है, ऊपर कह रहा है सर्विसेज फिर कह रहा है गुड्स और सर्विसेज, गलत नहीं कह रहा। प्रीवियस का कहां कह रहा है, करंट का कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ फॉर सर्विसेज शैल पे इतना टैक्स ऑफ द टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्स पे करने की बात कर रहा, तो करंट की तो बात कर रहा है, मतलब मिक्स्ड सप्लायर। शाबाश, ये गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, गुड्स क्यों आ रहा है यहां पे, जब सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज तो है ही है यहां पे, साथ ही में गुड्स एंड सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट भी तो था मिक्स सप्लायर का, उसको भी तो यही ऑप्शन मिलेगा ना, क्योंकि वहां तो 10% की सर्विस है, 90% का गुड्स है, लेकिन कोई ऐसा हो जिसकी गुड्स ज्यादा हो और सर्विसेज भी ज्यादा हो, तो उसके इसमें वो कहां जाएगा, वो मिक्स सप्लायर के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2A में आके गिरेगा और इसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा, तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज होगा। थोड़ा खोलो आंखें, खुद से सवाल करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो इलस्ट्रेशन लास्ट फटाफट से, टैक्स पेयर पद्मावती इज अ सैलून स्टाइलिस्ट who has opted for composition levy for services having one branch B1 in Vasant Kunj Delhi or another branch B2 in Gurgaon Haryana. Total turnover of two branches in the last financial year was 45 लाख, 25 लाख और 20 लाख मिला के लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में कितना था इनका, कुल मिला के 45 लाख था। टर्नओवर ऑफ ब्रांचेस B1 एंड B2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कितना है 5 लाख और 10 लाख एक क्वार्टर का। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(2A) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 बाय पद्मावती। पहले बताओ लिमिट कौन सी लगेगी, 1.5 करोड़ की, 75 लाख की या 50 लाख की, कौन सी लिमिट लगेगी, 1.5 CR की लगेगी, 75 लाख की लगेगी या 50 लाख की लगेगी, नहीं बताओगे, ये तो गुड्स में लगती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज, तो कौन सी लिमिट लगेगी 50 लाख, इसकी प्रीवियस ईयर में कितनी थी 45 लाख, तो क्या कंपोजिशन लेवी होगा नहीं होगा, मतलब मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपोजिशन लेवी इसको मिल रहा है 45 लाख है, 50 लाख से नीचे है, तो करंट ईयर में देखेंगे किसने सप्लाई कितनी की, सप्लाई ऑफ सर्विस कितना है, तो कितना है 5 लाख और 10 लाख, 5 लाख और 10 लाख, दो अलग अलग स्टेट के अंदर, एक है हमारा दिल्ली, दूसरा आपका राजस्थान, सॉरी हरियाणा, गुड़गांव में है ना, तो गुड़गांव किसमें आएगा, हरियाणा। तो इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा इसको टैक्स, 1%,
5 लाख का 1% कितना आएगा? गुड, जाग रहे धीरे धीरे। 5 लाख का 1% कितना आएगा? 6% कितना आएगा? 30,000। और 10 लाख का 6% कितना आएगा? टोटल टैक्स कितना हो जाएगा जो उसको पे करना है? ये हमें कंप्यूट करने के लिए कहा गया। सिंपल है, कुछ खास नहीं। बच्चे वाले सवाल देखो फटाफट से। B1 B2 दिल्ली हरियाणा 25 20 45 हो गया, 50 से नीचे है, ठीक है जी। टर्नओवर 5 10, 5 के ऊपर 6% 30,000, 10 के ऊपर 6% 60,000, टोटल मिला के टैक्स कितना हो जाएगा? 90,000। इतनी चर्चा आज के लिए काफी है। ऑल्दो खत्म नहीं हुआ अभी, पर बहुत ज्यादा भी नहीं बचा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बचा है, बट जो भी मिसलेनियस बातें हैं वो होपफुली नेक्स्ट वाले पार्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना तक कोई डाउट हो वो निकाल लेना, वो पूछ लेना, बाकी करेंगे जो बचा हुआ है वो अगली पार्ट।